हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास सेंट्रल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रेडिट का मतलब समझते हैं कि क्रेडिट बेसिकली क्या होता है, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी हमारी इसी के साथ जो है रिलेटेड होती है। तो अगर हम सिंपल टर्म में क्रेडिट का मतलब समझे तो एक देश के अंदर जितने भी बैंक्स है उन्होंने जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी लोन के फॉर्म में बॉर्रोवर को प्रोवाइड किया है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक कंट्री है एबीसी, ठीक है। वहां पर जितनी भी बैंक्स थी उन्होंने एक साल के अंदर टोटल 1000 करोड़ का लोन जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया। तो ये जो 1000 करोड़ है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। ठीक है। अब ये जो क्रेडिट पॉलिसी होती है ना, वो इसी क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो बनाई जाती है, ताकि देश के अंदर जो क्रेडिट फ्लो है वो यहाँ पर प्रॉपरली हो सके। हमारे देश के अंदर ना तो एक्सेस में क्रेडिट फ्लो हो और ना ही क्रेडिट की कमी हो, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन ही इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो डालती है। तो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ टूल्स और रेगुलेशंस का यूज करके इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को जो है वो कंट्रोल करता है, ताकि देश के अंदर क्रेडिट फ्लो जो है वो प्रॉपरली हो सके। अब क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या है यहाँ पर, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है लोन प्रोवाइड करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो सेंट्रल बैंक इन दो चीजों को रेगुलेट करके, इन्फ्लुएंस करके जो टोटल क्रेडिट है उसको यहाँ पर जो है कंट्रोल करता है, और ताकि देश की ग्रोथ यहाँ पर हो सके। ठीक है। तो क्रेडिट पॉलिसी जो है, जो बोरविंग्स है, जो देश के अंदर जो टोटल बोरविंग्स की जा रही है उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। जैसे कि देश के अंदर बिजनेस बोरविंग करते हैं, कंज्यूमर बोरविंग करते हैं, गवर्नमेंट बोरविंग करती है। तो इनकी बोरविंग को इन्फ्लुएंस करके देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस किया जाता है, इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ताकि देश के अंदर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो बनी रह सके। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्रेडिट पॉलिसी का, कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी कॉस्ट को कंट्रोल करना है ताकि क्रेडिट फ्लो प्रॉपर्ली हो सके और देश के अंदर ग्रोथ हो सके, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। यहां पर क्रेडिट पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। ठीक है। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो कोशिश करता है कि हमारे देश के ऐसे सेक्टर जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उनको प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, ताकि उनको फंड्स मिल सके और वो ग्रो हो सके और हमारे देश की डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि देश के अंदर अगर क्रेडिट फ्लो ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करना जरूरी होता है, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को भी कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखना है। इसके लिए क्या करता है क्रेडिट पॉलिसी के अंदर, जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस होते हैं कि लोन कैसे दिया जाएगा, किन सेक्टर्स को दिया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाता है, ताकि ऐसे सेक्टर जिनको उस पैसे की जरूरत है, ठीक है, उनको वो पैसा जो है वो मिल सके लोन के फॉर्म में। साथ के साथ जो क्रेडिट मार्केट में रिस्क अराइज हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसकी वजह से, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल होकर काम कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। इसके अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सचेंज रेट होता है जिससे करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। सिंपल भाषा में
अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सिंपली इंटरनेशनल मार्केट में जो रुपीस है उसकी वैल्यू को मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमारी रुपीस की वैल्यू ज्यादा डेप्रिशिएट जो है वो ना हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि क्रेडिट पॉलिसी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहला जो डायमेंशन है वो क्या है, क्वांटम ऑफ क्रेडिट। क्वांटम ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि एक सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर टोटल कितना अमाउंट पड़ा है क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। सिंपल भाषा में समझो कि हमारी यहाँ पर इकोनॉमी है, ठीक है, और उस इकोनॉमी में कितना टोटल पैसा पड़ा है लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर क्वांटम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है ताकि क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल जो है वो किया जा सके। जैसे हो सकता है ना कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सेंट्रल बैंक है वो कह दे कि एक साल के अंदर जो क्रेडिट क्वांटम ऑफ क्रेडिट है वो मैक्सिमम 1000 करोड़ ही होना चाहिए, यानी कि जो बैंक है वो 1000 करोड़ का लोन ही दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकती है। तो क्वांटम ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करना है, क्योंकि देखो अगर एक्सेसिव में हमारा जो क्रेडिट है वो चला जाए इकोनॉमी के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए जितनी जरूरत भी नहीं थी, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन आ जाएगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। और अगर इनसफिशियंट क्रेडिट है, यानी कि जरूरत थी हमें 1000 करोड़ की, हमने प्रोवाइड किया 500 करोड़, तो उससे क्या होगा, हमें पैसे की कमी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, स्लो डाउन आ जाएगा। तो हमें एक राइट बैलेंस जो है वो बनाना जरूरी है अगर हमें देश की ग्रोथ जो है वो करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसके अंदर क्रेडिट किन किन सोर्सेस से प्रोवाइड किया जा सकता है उसको कंट्रोल किया जाता है। मेनली हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं। पहला क्या होता है, हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स, या फिर इसको आप फॉर्मल सोर्स भी कह सकते हो। इसके अंदर हमारी बैंक्स आ जाती हैं, हमारी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो आ जाती हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाती हैं जो कि गवर्नमेंट के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो काम करती है। दूसरा जो सोर्स है वो क्या है, इनफॉर्मल सोर्स, जिसके अंदर हमारे जो मनी लेंडर्स आ जाते हैं, जो कॉपरेटिव आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसके लिए जरूरी है कि वो यहाँ पर इन दोनों सोर्सेस के जो इंपॉर्टेंस है और जो फंक्शनिंग है उसको अच्छे तरीके से समझे, ताकि इनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल बनाया जा सके और क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, जो टोटल क्रेडिट है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ क्रेडिट रिक्वायर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर है, ठीक है, उसके बाद हमारा टर्शरी सेक्टर भी है, ठीक है। इन सभी सेक्टर की जो नीड्स होती है, क्रेडिट नीड्स होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर खेती करने के लिए पैसा चाहिए, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैसा चाहिए, टर्शरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज को पैदा करने के लिए जो है वो पैसा चाहिए। साथ के साथ इनमें भी काफी जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। कोई लार्ज लेवल पर खेती कर रहा है, कोई स्मॉल लेवल पे खेती कर रहा है, कोई यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बना रहा है, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहा है। तो इन नीड्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो जरूरी है ताकि इनकी नीड्स को फुलफिल जो है वो किया जा सके। तो जितनी भी यहाँ पर क्रेडिट नीड्स वेरी करती है सेक्टर्स में, इंडिविजुअल्स में, उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना और उसको एड्रेस करना है ताकि जितने भी हमारे लोग हैं उनकी जो क्रेडिट नीड्स है उनको हम फुलफिल कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो सेक्टर्स है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जाए और इसके अकॉर्डिंग ही जो है सर्विसेज प्रोवाइड की है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट एलोकेशन मैकेनिज्म। इसके अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट है वो एलोकेट कैसे किया जाएगा, यानी कि किस सेक्टर को कितना लोन दिया जाएगा, उसको कंट्रोल जो है वो किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीकल्चर को यहाँ पर प्रॉपर फंड्स मिल सके, क्रेडिट फैसिलिटीज मिल सके, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे देश की ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू जो क्रेडिट एलोकेशन है उसको कंट्रोल करता है ताकि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स है उनको प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो मिल सके, ठीक है। साथ के साथ जो स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी ध्यान में रखना है कि हमारी इकोनॉमी की किस तरह की डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट को एलोकेट करना है। इंडिया के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसके अंदर कुछ खास सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, उनको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो मैंडेटली प्रोवाइड की जाती है बैंकों के द्वारा। नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो टर्म एंड कंडीशन। जब भी कोई आप लोन लेते हो बैंक से तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ठीक है,
कितने टाइम पीरियड में आपको लोन यहाँ पर जो है वो वापस करना पड़ेगा, मोरेटोरियम पीरियड यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, वो सारी चीजें। तो टर्म एंड कंडीशन को भी प्रॉपर यहाँ पर कंट्रोल करना है ताकि जो बॉर्वर हो, लेंडर हो, उसको किसी भी तरह का नुकसान जो है वो ना हो सके। क्लियर है? तो हमें कोशिश करनी है कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट प्रोडक्ट है उनको फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से टर्म एंड कंडीशन उनकी जो है वो फिक्स की जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसी के बीच में डिफरेंस क्या है? तो पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि जो क्रेडिट पॉलिसी है वो एक अहम हिस्सा है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या होता है? ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, और इसी के अंदर हमारा यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज भी आ जाती हैं, क्रेडिट सप्लाई भी आ जाती है। क्लियर है? फिर भी इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बेसिस है वो क्या है? फोकस का। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो फोकस होता है वो ओवरऑल मनी सप्लाई के ऊपर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है देश के अंदर ओवरऑल जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है। यहां पर हमारा क्या है? क्रेडिट पॉलिसी। यहां पर इसको ठीक कर लीजिए, यहां पर क्या है? क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है। और जो क्रेडिट पॉलिसी है उसका फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उनकी सप्लाई के ऊपर, मतलब कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको हमें किस सेक्टर में जो है डायरेक्ट करना है, उसके ऊपर फोकस होता है। उसके बाद अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट होता है वो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, एक्सचेंज रेट्स होते हैं, इन्फ्लेशन होता है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम इन वेरिएबल में चेंजेस ले आकर मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। और क्रेडिट पॉलिसी के अंदर जो हमारा टारगेट होता है वो क्या होता है? लोनेबल फंड्स, यानी कि कितना पैसा लोन देने के लिए अवेलेबल है बैंकों के पास, क्रेडिट एलोकेशन कैसे की जा रही है सेक्टर्स के बीच में, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट, इन वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो फोकस होता है। उसके बाद अगर हम टूल्स की बात करें तो देखो जो टूल्स है वो सिमिलर है। लगभग आप देखोगे जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो टूल्स यूज किए जाते हैं वही क्रेडिट पॉलिसी में यूज किए जाते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो इसके अंदर मार्केट ऑपरेशन टूल आ जाता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट वगैरह आ जाते हैं। इसके अंदर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं जो सेम है, साथ के साथ कुछ यहाँ पर प्रोग्राम्स भी होते हैं जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, साथ के साथ कुछ मॉरल सजेशन भी यहाँ पर दिया जाता है, कुछ प्रोडेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं। तो इन टूल्स का यूज करके जो है क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। तो थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। नेक्स्ट अगर हम एसेट एंड लायबिलिटी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मनी है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की एक तरह की लायबिलिटी है और सेंट्रल बैंक की भी लायबिलिटी है, क्योंकि ये लोगों को जो मनी की वैल्यू है वो लोगों को पे करनी है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को। पर जो बैंक क्रेडिट होता है वो एक तरह का एसेट होता है बैंकों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो लोन दिया है उनसे उन्हें फ्यूचर में इनकम जनरेट होगी, बेनिफिट मिलेगा, तो वो एक तरह का एसेट होता है बैंकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी लो। यानी कि रिजर्व बैंक, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंडर क्रेडिट पॉलिसी कौन बनाता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है? तो सिंपल सी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल है क्रेडिट को कंट्रोल कराना, क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करना, ताकि देश की डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ यहाँ पर रेगुलेटरी रोल प्ले करने पड़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जैसे कि पहला जो रोल है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का मतलब है सिंपली जब भी यहाँ पर बैंक किसी बोरोवर को लोन देता है तो बैंक उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब ये जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक के लिए तो इनकम होता है, ठीक है, बैंक के लिए इनकम होता है, पर बोरोवर के लिए क्या होता है? कॉस्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान के चलिए एक बोरोवर ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 10% का इंटरेस्ट है, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना बना? 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपए है ये बोरोवर के लिए क्या है? एक तरह की कॉस्ट है, यानी कि ये क्रेडिट लेने के लिए, ये लोन लेने के लिए इसे 10,000 की कॉस्ट यहाँ पे जो है वो पड़ी है, इसीलिए इस इंटरेस्ट रेट को हम कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो कहते हैं। तो जो आरबीआई है वो यहाँ पर रेपो रेट के थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू जो है ये जो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक चार्ज करता है बोरोवर से उसको कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल के लिए रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिसके ऊपर बैंक यहाँ पर आरबीआई से बोरोविंग करते हैं। तो जब भी रेपो रेट ज्यादा होता है तो बैंक इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, अगर रेपो रेट 6% है तो बैंक यहाँ पर 8% लेगा, अपना भी तो बेनिफिट लेगा। ठीक है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या है? ये वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई बैंकों से यहाँ पर लोन जो है वो लेता है। तो इन दोनों की हेल्प से इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है और जो क्रेडिट फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पर जो आरबीआई वो चाहता है कि बोरोविंग को एनकरेज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जा सके, ताकि इन्वेस्टमेंट देश के अंदर ज्यादा हो और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज आए और
हमारे देश की ग्रोथ हो, तो उसके लिए क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होगा उसको आरबीआई कम कर देगा। कैसे कम करेगा, अपना जो रेपो रेट है उसको कम कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट जो चीज कंट्रोल करता है आरबीआई वो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट होता है, यानी कि एक बैंक, ठीक है, एक बैंक यहाँ पर टोटल कितना लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, वो चीज इसमें फिक्स जो है वो कर दी जाती है। जैसे मान के चलो एक बैंक है यहाँ पर, एबीसी बैंक है, ठीक है, इसके पास टोटल 100 लाख रुपीज के यहाँ पे जो है डिपॉजिट्स है। इस समय इसके पास 100 लाख रुपीज है जो कि यहाँ पर ये लोन के फॉर्म में दे सकता है। अब जो हमारा आरबीआई है वो क्या करता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू इस ये जो टोटल क्रेडिट है इसको जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, इसको कम या ज्यादा करता है। कैसे, जैसे पहले अगर हम रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर दो चीजें हैं, पहली है सीआरआर और दूसरी है एसएल, ठीक है। सीआरआर के अंदर जो बैंक्स होती हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज सेंट्रल बैंक यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो आरबीआई के पास जो है वो रिजर्व करके रखना पड़ता है। मान के चलो ये 10% है, ठीक है, 10% हुआ तो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बैंकों को किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब क्या होगा, इसके पास कितना पैसा बचा, सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपए। तो आप देखोगे कि जो टोटल क्वांटिटी क्रेडिट की प्रोवाइड की जाती है उसको रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू आरबीआई ने जो है वो इन्फ्लुएंस किया, कंट्रोल किया। अगर ठीक है किया, ऐसे ही एसएलआर है। एसएलआर के अंदर क्या होता है कि बैंकों को अपने डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज अपने पास ही रिजर्व करके रखना पड़ता है। अगर मान के चलो ये भी 10% है तो 10 लाख रुपए बैंकों को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अब कितना बचा है, सिर्फ 80 लाख रुपए। तो क्रेडिट कम हो गया कि नहीं। अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पर आरबीआई चाहती है क्रेडिट फ्लो कम हो जाए तो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगी, और चाहती है कि क्रेडिट फ्लो ज्यादा हो जाए तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर देगी। समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं मार्केट ऑपरेशन के। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो हमारी आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल परचेज करती है, ठीक है, और खरीदता कौन है, बैंक खरीदता है। तो जब आरबीआई मान लो सिक्योरिटीज को सेल करता है, सिक्योरिटीज को सेल करता है तो बैंक उसको परचेज करता है। तो इस एक्टिविटी से क्या होता है कि बैंकों के पास से पैसा किसके पास आता है, आरबीआई के पास आता है। अगर मान के चलो इसके पास 100 लाख रुपीज थे, ठीक है, 20 लाख रुपए की सिक्योरिटीज यहां पर आरबीआई ने इशू कर दी, बैंकों ने इसको खरीद लिया, तो 20 लाख रुपए बैंकों से किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया। अब बैंकों के पास कितना पैसा बचा, सिर्फ और सिर्फ 80 लाख रुपए है। और अगर इसका ऑपोजिट करना चाहती है तो सेल कर परचेज कर लेगी, जिससे आरबीआई से पैसा किसके पास चले जाएगा, बैंकों के पास चले जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये दो चीजों से जो है क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है आरबीआई। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस ऑफ क्रेडिट डिसबर्समेंट। अब बात करते हैं कि अगर बैंक कोई लोन देता है तो लोन किस पर्पस के लिए दिया जाएगा उसको भी आरबीआई जो है वो कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल करता भी है। जैसे मैंने आपको बताया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसमें क्या होता है, जो हमारा आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर बैंकों को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके जो टोटल जितने भी अमाउंट का लोन आप देते हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको इन प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। यानी कि क्रेडिट किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर आरबीआई। इसके पीछे का रीजन यही है कि जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर मिल सके। तो पर्पस ऑफ क्रेडिट को भी यहाँ पर डिसाइड किया जा सकता है कि लोन किस सेक्टर को दिया जाएगा और किस एक्टिविटी को दिया जाएगा। क्लियर है आपको। अब अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि ऐसे सेक्टर जिनमें लोन देने की जरूरत नहीं है उसको हम डिस्करेज कर पाते हैं, वहां पर लोन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी इन प्रैक्टिस। ठीक है, जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको कैसे चलाया जाता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहली जो चीज क्रेडिट पॉलिसी के अंदर होती है वो ये होता है कि हमें ओवरऑल क्रेडिट लेवल को डिटरमाइन करना है कि देश के अंदर हमें कितना क्रेडिट फ्लो जो है वो करवाना है, यानी कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है देश के अंदर कितनी होनी चाहिए। इसके अंदर जो हमारा आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जिसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर जैसे कि फिस्कल बोरोविंग कितनी है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज कितने हैं, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कितने हैं, उसके बेस पर डिसाइड करता है कि एक साल के अंदर हमें कितनी क्रेडिट फैसिलिटीज की जरूरत है, यानी कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ लोन जो है वो हमें इकोनॉमी के अंदर लोगों को प्रोवाइड करना है। तो इसको डिसाइड करने का काम हमारा कौन करता है, आरबीआई। और किसकी हेल्प से करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी से जो है वो करता है। साथ के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट कमर्शियल सेक्टर एनालिसिस भी किया जाता है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमने जो टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिसाइड किया उसका कितना परसेंटेज गवर्नमेंट को देना है और कितना परसेंटेज जो है वो कमर्शियल सेक्टर को देना है। जैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि 1000 करोड़ रुपीस हमें टोटल क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी, तो मान लो इसमें से 60% किसको देना है, गवर्नमेंट को, और 40% किसे देना है, कमर्शियल सेक्टर को। इसके लिए एनालिसिस करना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट एलोकेशन विद इन द कमर्शियल सेक्टर।
जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कमर्शियल सेक्टर को कितना टोटल अमाउंट में लोन यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो इसको कैसे एलोकेट किया जाए कमर्शियल सेक्टर के अंदर, उसको भी आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमारा टोटल क्रेडिट यहाँ पर कितना है 500 करोड़ का, यानी कि कमर्शियल सेक्टर को 500 करोड़ रुपए का लोन देना है। तो वो कैसे देना है, मतलब कि एग्रीकल्चर को कितना देना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितना देना है, ट्रेड सेक्टर को कितना देना है, वो हमें यहाँ पर जो है वो डिसाइड करना है। यानी कि पहले टोटल डिसाइड कर लिया कमर्शियल सेक्टर को कितना देना है, फिर कमर्शियल सेक्टर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको कितना कितना लोन देना है वो हमें यहाँ पर जो है डिसाइड करना है। और जब हम एलोकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्वांटम यानी कि कितना अमाउंट का लोन हमें प्रोवाइड करना है वो भी डिसाइड करते हैं, और इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करना है वो भी हम यहाँ पे जो है डिसाइड करते हैं। क्लियर है? अगर हम इंडिविजुअल बॉर्नर्स की बात करें, अगर हम इंडिविजुअल बॉर्नर को लोन देते हैं तो उस केस में हम उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसे है, और उसके हिसाब से हम उनको लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्पेसिफिक कंसिडरेशंस होते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है क्रेडिट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते वक्त। वो क्या है, पहले बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट एलोकेशन की। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्रेडिट एलोकेट करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो क्लासिफिकेशन है वो हम स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रीज के बेस पर जो है वो करते हैं। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज करके लार्ज और मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस देखते हैं, उनको उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। उसके बाद हम जब क्रेडिट पॉलिसी की बात करें तो उसके अंदर हमें इंटरनल फॉरेन ट्रेड, होलसेल और रिटेल ट्रेड, इसके बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और इन डिफरेंशिएट करने के बाद सिंगल सिंगल इनके लिए अलग से पॉलिसी जो है वो बनानी चाहती है ताकि स्पेसिफिक जो नीड्स है वो यहाँ पर फुलफिल हो सके। इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर के बेस पे भी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल वर्सेस रियल क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है या फिर जो लोन होते हैं, ठीक है, वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉमिनल क्रेडिट और एक होता है रियल क्रेडिट। अब ये होते क्या है, तो पहले बात करते हैं नॉमिनल क्रेडिट की। तो सिंपली देखो, जब भी हम किसी लोन या फिर क्रेडिट फैसिलिटी को करंट प्राइस पर मेजर करते हैं तो वो कहलाता है हमारा नॉमिनल क्रेडिट। जैसे एग्जांपल के मान के चलो 2020 के अंदर यहाँ पर एक लोन दिया गया, मान लो 5 लाख रुपए का लोन दिया गया। ठीक है, और ये जो 5 लाख है वो हमने उस समय जो प्राइस लेवल थे, यानी कि जो प्राइजेस चल रहे थे उसके बेस पर हमने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट किया। तो ये जो 5 लाख रुपए ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉमिनल क्रेडिट कहलाएगा। यानी कि इसके अंदर हम इन्फ्लेशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा इन्फ्लेशन से क्या होता है, हमारी मनी की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, पर नॉमिनल क्रेडिट को कैलकुलेट करते वक्त हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करते ही नहीं है, मतलब कि उनको पूरा इग्नोर ही यहाँ पे जो है वो कर देते हैं, करंट प्राइसेस पे मेजरमेंट जो है वो कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं रियल क्रेडिट की। रियल क्रेडिट के अंदर हमारी जो लोन है या फिर क्रेडिट फैसिलिटी है उसकी हम रियल वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इन्फ्लेशन का जो भी इंपैक्ट होता है उसको हम पहले हटा देते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे लोन की या फिर क्रेडिट फैसिलिटी की वैल्यू क्या है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक प्रोजेक्ट था, एक यहाँ पर प्रोजेक्ट था 2010 में इसको कंडक्ट किया गया था, उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 लाख रुपए। ठीक है, अब ये सेम प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर 2020 में किया जा रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी यहाँ पर 15 लाख रुपए। क्या है, 15 लाख रुपए। ठीक है, तो जब हम 2020 में रियल क्रेडिट को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 5 लाख रुपए इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हुआ है इसको हम इग्नोर कर देंगे, और इस क्रेडिट की जो वैल्यू है वो हम 10 लाख रुपए ही कैलकुलेट जो है वो करेंगे। तो रियल क्रेडिट कैलकुलेट करते वक्त हम एक बेस ईयर लेते हैं और उसके साथ कंपैरिजन करके हमारी क्रेडिट फैसिलिटी की रियल वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करते हैं और इन्फ्लेशन का इंपैक्ट रिड्यूस कर देते हैं। पर नॉमिनल क्रेडिट में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर हम करंट प्राइसेस में मेजरमेंट करते हैं और उसमें इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूड ही रहता है, उसको हम एक्सक्लूड नहीं करते। क्लियर है आपको? नेक्स्ट बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो हमारे सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नॉमिनल क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं ताकि जो हमारी ओवरऑल क्रेडिट है इकोनॉमी के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सके और जिससे हमारी मनी सप्लाई कंट्रोल हो सके। यानी कि ये रियल क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम जो है वो नहीं करते। अब बात क्वेश्चन ये उठता है कि हम नॉमिनल और रियल क्रेडिट क्यों कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों करते हैं। तो सिंपली देखो, ये चीज देखने के लिए कि हमारा जो क्रेडिट है उसके ऊपर जो प्राइसेस हैं उसके बढ़ने का क्या इंपैक्ट पड़ा है उसको जानने के लिए हम इसको अलग अलग से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के मैंने आपको बताया था कि 2010 के अंदर सेम प्रोजेक्ट है, 10 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है,
2015 के अंदर उसकी कॉस्ट 15 लाख रुपए आई। तो आप देखोगे जब हम नॉमिनल कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 लाख है, ठीक है, रियल कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 लाख रुपए है। तो ये जो 5 लाख रुपए का डिफरेंस है ये किस वजह से है, क्योंकि इन 5 सालों में प्राइसेस काफी जो है वो राइज हुए हैं। तो ये जो क्रेडिट के ऊपर प्राइस राइज होने का जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको अलग अलग से कैलकुलेट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट एलोकेशन मैकेनिज्म। जो क्रेडिट है वो कैसे यहाँ पे जो है एलोकेट किया जाता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो शुरू से ही देखो जो क्रेडिट एलोकेशन है वो यहाँ पर हमारे जो प्लान्स थे, जो इकोनॉमिक प्लान्स थे, उससे इन्फ्लुएंस की जाती थी। यानी कि हमने जो प्लानिंग यहाँ पर की है, इकोनॉमिक प्लान यहाँ पर जो है बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट एलोकेशन जो है वो की जाती थी। क्योंकि उस प्लानिंग के अंदर हम ये भी प्लान बनाते थे कि पर्टिकुलर ईयर में हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कितनी करनी है, और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर क्रेडिट को एलोकेट करते थे। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने कहा कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। ये हमने क्या बनाया, एक प्लान बनाया, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला कि इंडस्ट्री सेक्टर को थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट भी चलेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। तो ये जो हमने इकोनॉमिक प्लान बनाया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्रेडिट को एलोकेट करेंगे। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे और इसको हम कम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है आपको। तो हमें जब भी क्रेडिट एलोकेशन प्लान बनाना है तो हमें प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट प्लान उनको कंसीडर करके ही यहां पर बनाना है। और इस चीज के लिए जरूरी है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो हमारी नीति आयोग है, जो इकोनॉमिक प्लान बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प करती है, उसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो ताकि प्रॉपरली इकोनॉमिक प्लान भी बन जाए और उसके अकॉर्डिंग से क्रेडिट एलोकेशन भी हो सके। अब बात करते हैं एलोकेशन ऑफ क्रेडिट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्रेडिट कैसे एलोकेट किया जाता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि देश की डेवलपमेंट करने का जो मेन काम है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और देश की ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कई सारी एक्टिविटीज जो है वो करनी पड़ती है, जैसे हॉस्पिटल बनाने, स्कूल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कुछ फंड्स तो वो टैक्स के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, पर बाकी का हिस्सा उसे लोन लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। तो शुरू से ही जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर और लार्ज बोरोवर था फंड्स का, ठीक है। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कई सारे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि उसको लोन आसानी से मिल सके। जैसे कि उन्होंने बैंक को एलआईसी और प्रोविडेंट फंड के लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फिक्स की, जिसके अंदर बैंकों को, एलआईसी को, प्रोविडेंट फंड को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है ताकि गवर्नमेंट को लोन जो है वो आसानी से मिल सके और कम कॉस्ट पे जो है वो मिल सके। क्लियर आपको। समय समय पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बोरविंग प्रोग्राम को लॉन्च करती रहती है ताकि उसकी बोरविंग सही तरीके से हो सके। और आरबीआई भी इसमें इसकी हेल्प करता है क्योंकि आरबीआई का भी काम होता है कि वो हमारे जो गवर्नमेंट है उसके डेट को प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज करे। तो गवर्नमेंट को सस्ते दामों पे सही लोन मिल सके उसके लिए आरबीआई काफी यहाँ पर एक्शंस लेता है, एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटर इंडस्ट्री एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि इंडस्ट्रीज को हम क्रेडिट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले उनको सिलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि उनका हमारी नेशनल डेवलपमेंट में क्या रोल है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको फंड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कुछ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है उनकी इंडस्ट्री को जो है लोन ज्यादा प्रोवाइड जो है वो करते हैं। उसके बाद क्या है, इंटर बॉर्बर एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो हमारे बॉर्बर है, ठीक है, जो हमारे सिंपल बॉर्बर है, इंडिविजुअल्स है या फिर फॉर्म है, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी फॉर्म्स इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड किया जाता है तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या लेना है, लोन अमाउंट कितनी होगी, लोन पर्पस क्या होगा, लोन सिक्योरिटी क्या होगी, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कितना है, उन सभी को कंसिडर करके इनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, यानी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है जिनका यूज करके इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। तो पहला जो टाइप है इंस्ट्रूमेंट का वो है हमारे यहाँ पर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। क्या है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, जिसके अंदर हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है वो हमारे देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है ताकि जो ओवरऑल क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इन टूल्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में ऑलरेडी जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी किया था तो उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको जी जाना है तो वो चैप्टर आप देख सकते हो, वो वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब कुछ यहाँ पर टूल्स ऐसे होते हैं जो कि मेनली क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं।
ठीक है, यानी कि हमारी क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या होगी, उसको कैसे एलोकेट किया जाएगा इंडस्ट्रीज में, उसको कंट्रोल करने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर मेनली क्या आते हैं, यहाँ पर कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं जो आरबीआई प्रोवाइड करता है, एडवांसेस को रेगुलेट किया जाता है, हाई मार्जिन यहाँ पे जो है वो रखे जाते हैं। तो एक एक करके इन टूल्स के बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहला जो टूल है वो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो जनरली देखो जब भी कोई बॉर्वर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेने जाता है, जैसे मान के चलो कोई ए पर्सन है, वो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के पास जाता है घर बनाने के लिए, लोन लेने के लिए। घर की कॉस्ट कितनी है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन है, इसका एक सर्टन परसेंटेज जो है इस ए पर्सन को, बॉर्बर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। यानी कि कभी भी बैंक जो है प्रोजेक्ट की टोटल अमाउंट आपको लोन के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर लोन 10 लाख का है तो कम से कम मान लो 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, और बाकी 9 लाख रुपए क्या है, बैंक आपको यहाँ पर दे देगा। तो ये जो 1 लाख रुपए जो बॉर्बर कंट्रीब्यूट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कंट्रोल करके क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि अगर किसी टाइम पर देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे मान के चलो 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, 20%, यानी कि 2 लाख रुपए मार्जिन है, तो बॉर्बर को यहाँ पर 2 लाख रुपए खुद से कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, और 8 लाख रुपए ही इसको यहाँ पर खुद से लोन जो है वो मिल सके। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने से लोन की अमाउंट क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और लोन महंगा भी हो जाता है, तो लोग लोन भी कम ही लेते हैं। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी को ज्यादा करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दो। नेक्स्ट क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर हम यहाँ पर बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है उसको फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने हमने बताया कि एक बैंक है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ही मान लो, इसके ऊपर एक लिमिट लगा दी। एक लिमिट, क्या लिमिट लगाई है कि ये 1 साल के अंदर टोटल 1000 करोड़ ही लोन दे सकता है, इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं दे सकता। तो ये हमने क्या किया, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो जब भी हम टोटल अमाउंट कितना लोन दे की बैंक दे सकती है वो फिक्स कर देते, तो वो राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो आरबीआई यहाँ पर फिक्स करता है। साथ के साथ ये भी फिक्स करता है कि जो लोन अमाउंट फिक्स की गई है वो किन किन सेक्टर्स में जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो सीलिंग होती है ये समय के साथ आगे चेंज करता रहता है, जो भी हमारी मार्केट में कंडीशंस होती है, प्राइस ट्रेंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट प्राइसिंग। क्रेडिट प्राइसिंग के अंदर हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो डिसाइड करते हैं, यानी कि क्रेडिट कितनी प्राइस पे जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा बॉर्वर को। तो इसके अंदर हम लैंडिंग रेट जो है वो यहाँ पर फिक्स करते हैं, यानी कि लोन पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है वो यहाँ पर हम फिक्स करते हैं। तो 1994 के अंदर जो लैंडिंग इंटरेस्ट रेट थे इसको डीरेगुलेट कर दिया गया था, यानी कि 1994 से पहले बैंक कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसको फिक्स करने का काम आरबीआई करता था। पर 1994 के अंदर अब ये जो अथॉरिटी है वो बैंकों को दे दिया गया था कि बैंक अपने हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज कर सकते हैं। हालांकि जो बैंक है उसको आरबीआई को बताना पड़ेगा कि उनका प्राइम लैंडिंग रेट्स कितना है, और उसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है डिटरमाइन किया जाएगा। अब जिनको प्राइम लैंडिंग रेट नहीं पता तो सिंपली देखो, एक बैंक अपने क्रेडिट वर्दी बॉर्वर को जिस रेट पर लोन प्रोवाइड करता है उसको हम प्राइम लैंडिंग रेट जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बेंचमार्क लैंडिंग प्राइम लैंडिंग रेट्स है, जिसको हम शॉर्ट में बीपीएलआर कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का क्या था, इंटरनल रेफरेंस रेट था, जिसके हिसाब से जो बैंक है वो अपने एडवांसेस और लोन्स पे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते थे, और ये 30 जून 2010 तक एप्लीकेबल था। उसके बाद इसको रिप्लेस करके बेस रेट सिस्टम में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अंदर जो एक्चुअल लैंडिंग रेट था उसको हम बेस रेट मानते थे, और बेस रेट के अंदर कुछ और स्पेसिफिक चार्जेस जो डिफरेंट डिफरेंट बॉर्बर्स के लिए एप्लीकेबल होते थे उनको हम इंक्लूड कर देते हैं। अगर मान के चलो बेस रेट 8% है और जो बॉर्बर स्पेसिफिक है उस पर हमने 1% का और चार्ज लगाया, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 9%। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट जो है वो लेकर आया गया 1 अप्रैल 2016 के अंदर, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है उसको प्रॉपरली यहाँ पर सेट किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लैंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल लैंडिंग का मतलब समझ लो। सिंपली देखो, जब एक बैंक, ठीक है, यहाँ पर बैंक या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लोन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लोन्स प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है डिजिटल
लैंडिंग। ठीक है, तो जब भी कोई बैंक यहाँ पर या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिजिटल लैंडिंग का यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडेंस आरबीआई ने स्टैब्लिश किया है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये जो गाइडेंस है वो यहाँ पर सितंबर 2 2022 को आई थी, जो कि यहाँ पर देश के अंदर जो डिजिटल लैंडिंग की प्रैक्टिसेस है उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो करते थे। आरबीआई ने यहाँ पर जो भी गाइडेंस इशू की थी, ये जो गाइडेंस है वो हमारी जितनी भी कमर्शियल बैंक देश के अंदर ऑपरेट करी है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उन सभी पे जो है वो एप्लीकेबल होती है। साथ के साथ अगर कोई बैंक यहाँ पर आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स करती है लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ या फिर डिजिटल लैंडिंग ऐप के थ्रू, यानी कि वो अपनी लोन की सर्विस किसी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में भी उसको इस गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। यानी कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की तो उसकी पेनल्टी हमारे जो बैंक्स हैं उनके ऊपर ही लगेगी। तो बैंक इंश्योर करेगा जितने भी एलएसपी है उनको इंगेज किया इस काम के अंदर, वो प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है, और उस गाइडेंस के थ्रू ही अपना काम जो है वो कर सके, ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड यहाँ पर कस्टमर के साथ ना हो सके। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक था क्रेडिट पॉलिसी वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने डिटेल में समझा क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा देखो क्या है, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यहां पर देखो जब सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश हुई थी तो वो एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, यानी कि गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, वो इंडिपेंडेंट होके काम करती थी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो जमाने लगी थी। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो सेंट्रल बैंक था वो गवर्नमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि वॉर के दौरान गवर्नमेंट को जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो जो सेंट्रल बैंक है वो फंड जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता था। पर जैसे जैसे आगे समय और बढ़ा तो ये नीड अराइज हुई कि ये जो सेंट्रल बैंक है ना वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल सेंट्रल बैंक पे होगा तो जो सेंट्रल बैंक के खुद के काम है, उसके खुद के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए देखा गया कि जो सेंट्रल बैंक है उनको इंडिपेंडेंट रखना जो है वो जरूरी है, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर ड्राइविंग इंडिपेंडेंस, यानी कि ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से जो सेंट्रल बैंक है उनको इंडिपेंडेंट करने की जरूरत जो है वो पड़ी है। तो पहला जो फैक्टर है वो है रिफॉर्म इन प्लान्ड इकोनॉमीज। तो जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमीज होती है, यहाँ पर जो भी काम होता है वो गवर्नमेंट की मर्जी से होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है वो काम किया जाता है। तो इन इकोनॉमीज के अंदर हमने रिफॉर्म्स लेकर आए, इनका जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ चेंजेस लाए, पॉलिसीज में चेंजेस लाए, और इन चेंजेस की वजह से देखा गया कि सेंट्रल बैंक को जो है इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी जरूरी है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी जरूरी है। उसके बाद क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश हुआ और देखा गया कि हमें एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज को प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर सके और उसे ओरोजोन कंट्रीज के अंदर आसानी से जो है इंप्लीमेंट कर सके। उसके बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होगी। ठीक है, एक दूसरे से जो है वो ट्रेड करने लगी, जिसकी वजह से ये नीड अराइज हुई कि वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की जरूरत है। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें जो सेंट्रल बैंक है, जितने भी देशों के सेंट्रल बैंक है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर ऑपरेशनल एंड लीगल इंडिपेंडेंस। तो जो सेंट्रल बैंक है ना उसे हमें ऑपरेशनल और लीगल दोनों तरह की इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है, ताकि वो और अच्छे से पावरफुल होकर काम जो है वो कर सके। तो अगर आपको सेंट्रल बैंक की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करना है तो इसके लिए जरूरी है कि उसको आप ऑपरेशनल और लीगल दोनों इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करें। साथ ही साथ अगर मॉनेटरी पॉलिसी को हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे तरीके से फंक्शन करे, तो इसके लिए जरूरी है कि सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करें। उसके बाद सेंट्रल बैंक के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, शॉर्ट टर्म गोल्स है, उनको अचीव करने के लिए जरूरी है कि जो सेंट्रल बैंक है उनको प्रॉपर पावर्स जो है वो मिले। नेक्स्ट बात करते हैं रीसेंट ट्रेंड की, कि अलग अलग देशों के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसको कैसे इंडिपेंडेंस जो है वो मिली है।
सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1998 में अपना जो सेंट्रल बैंक था, ठीक है, वो जो यूके का सेंट्रल बैंक है वो हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1998 में जो है इंडिपेंडेंस बॉडी जो है वो बना दिया गया था, यानी कि यहां पर आके इसको लीगल इंडिपेंडेंस मिल गई थी। उसके बाद जो बैंक ऑफ जापान है उसको भी 1998 में ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जो है वो मिल गई थी। हालांकि जो लीगल इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर नहीं मिली थी, पर ऑपरेशन लेवल पर इंडिपेंडेंस जो है वो मिल गई थी। इसके बाद जो हमारा सीबी है उसे भी 1998 में ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जो है मिल गई थी, और इसको हमने सुपर नेशनल बैंक भी यहाँ पर कंसीडर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर डिटर्मिनिंग सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस। जो हमारी सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि किन किन चीजों में हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है ताकि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। तो पहला है पर्सनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। इस इंडिपेंडेंस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसको अपने टॉप ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रोवाइड की जाती है। जनरली देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो सेंट्रल बैंक के जो टॉप ऑफिशियल्स है, जैसे गवर्नर हो गए, डिप्टी गवर्नर हो गए, ठीक है, इनको जो हमारी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अपॉइंट करती है। तो पर्सनल इंडिपेंडेंस के अंदर सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो यहाँ पर अपने टॉप रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं जैसे गवर्नर वगैरह उनको अपॉइंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसके अंदर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करेगी। क्लियर है। तो सीनियर ऑफिशियल्स को अपॉइंट कैसे करना है, किसको अपॉइंट करना है, उसकी टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होगी, कितने सालों के लिए अपॉइंट करना है, उसको डिसमिसल कैसे किया जाएगा, ये सभी चीजें जो है वो सेंट्रल बैंक ही यहां पर डिसाइड करेगा। गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है, प्री स्पेसिफाइड एंड ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जो सेंट्रल बैंक है जब उसको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी तो जो अपॉइंटमेंट वगैरह होगी ना वो पहले से ही स्पेसिफाइड जो प्रोसीजर होगा, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा उसके द्वारा होगा ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करनी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंदर हम सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो डिसाइड करे कि उन्हें गवर्नमेंट को कितने फंड जो है वो प्रोवाइड करने हैं, यानी कि गवर्नमेंट को कितना लोन देगी सेंट्रल बैंक, उसकी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास ही होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करेगी कि उसे गवर्नमेंट के खर्चों को पूरा करने के लिए कितना लोन जो है वो देना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद अगर हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको प्रोवाइड करनी है सेंट्रल बैंक को, तो जरूरी है कि सेंट्रल बैंक का एक खुद का बजट होना चाहिए जिसके अंदर उसके पास इनकम भी खुद की होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर भी होने चाहिए, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो अपना जो काम है वो अपने पैसे से ही यहाँ पर कर सके, यानी कि अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसे गवर्नमेंट से फंड्स लेने की जरूरत जो है वो ना पड़े। तो अगर आपको सेंट्रल बैंक को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है तो उसको उसका एक खुद का बजट जो है वो होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, पॉलिसी इंडिपेंडेंस। पॉलिसी इंडिपेंडेंस के अंदर हम सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को खुद से बना सकते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन उसमें लिए जाएंगे, वो सेंट्रल बैंक खुद से यहां पर लेगा, यानी कि गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं रहेगा। क्लियर आपको, जैसे इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये सारी चीजें जो है वो सेंट्रल बैंक खुद डिसाइड करेगा और इसके अकॉर्डिंग ही वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाएगा। हालांकि इसको जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना जो है वो जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल इंडिपेंडेंस। तो गोल इंडिपेंडेंस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव खुद से बना सकते हैं। नॉर्मली देखो क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देश की ग्रोथ करनी है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हीं को सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव जो है वो बना दिए थे, पर ऐसा नहीं। अगर हमें सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है तो गोल क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, वो सारी चीजें जो है सेंट्रल बैंक खुद से ही जो है वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्गूमेंट्स फॉर सेंट्रल बैंक डिपेंडेंस। कई सारे ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है ना उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है, यानी कि हम उसको फुली इंडिपेंडेंट भी नहीं कर सकते अगर सेंट्रल बैंक को सही तरीके से काम करना है। अब इसके अगेंस्ट पहला जो आर्गुमेंट है वो ये है कि पॉलिसी कंफ्लिक्ट हो जाएगा। जनरली देखो देश के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको सेंट्रल बैंक बनाता है। क्या बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको बनाता है गवर्नमेंट, जो हमारे देश की गवर्नमेंट होती है। और दोनों पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि देश की ग्रोथ करना है। क्या है, देश की ग्रोथ करना है। अब जब हम सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है,
और कई बार क्या होता है कि वो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, 2018 की बात लेके चलो, 2018 और 19, ठीक है। इसके अंदर मान के चलो सेंट्रल बैंक ने एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। और इसके ऑपोजिट हमारी जो गवर्नमेंट, उसने एक ऐसी फिस्कल पॉलिसी बनाई जिसका मेन पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। इसका वो था डिक्रीज, इसका इंक्रीज। अब ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अब इसका क्या होगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, नॉर्मली हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाएगी। क्लियर है आपको? इसीलिए जरूरी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका, हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर कंट्रोल रहे, ताकि गवर्नमेंट कह सके कि सेंट्रल बैंक आप इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, हमारी फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से, ठीक है। तो कंफ्लिक्ट ना हो इसके लिए डिपेंडेंसी जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेटिक लेगमेसिटी कंसर्न। ठीक है, आप देखो हमारा जो इंडिया देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यानी कि हमारे देश के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो लोग लेते हैं जिनको लोगों ने जो है वो सिलेक्ट किया होता है, इलेक्ट किया होता है। तो अगर हम सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट कर देते तो सेंट्रल बैंक हमारे देश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाना, ठीक है। और सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल्स होते हैं उसको नॉर्मल पब्लिक सिलेक्ट नहीं करती है, ठीक है। हम तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, जैसा पीएम सीएम। तो अगर हमने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह के क्या हो जाता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नहीं रह पाता है। तो हमें जरूरी है कि गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल रहे, ताकि जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है वो कंट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले सके। तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट थे जो कि बताते हैं कि सेंट्रल बैंक के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले क्रेडिबिलिटी का मतलब समझते हैं कि क्रेडिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है भरोसा करना। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। तो मान के चलो एक ए पर्सन है, एक यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है। तो ए पर्सन है बी पर्सन से यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन लिया और कहा कि मैं आपको ये जो लोन है वो 5 साल में वापस कर दूंगा, ठीक है। और जैसे 5 साल ओवर हुए, यहाँ पर ए पर्सन इस लोन को 50,000 इंटरेस्ट के साथ बी पर्सन को यहाँ पर वापस कर दिया। अब इस एक्शन से क्या हुआ कि बी का जो भरोसा है वो ए के ऊपर बढ़ा है, यानी कि बी की नजरों में जो ए की क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ठीक है। जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक का मतलब है कि जो लोग हैं या फिर जो अदर स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, उसका भरोसा कितना है सेंट्रल बैंक के अंदर। यानी कि लोग कितना विश्वास करते हैं कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो अच्छे से काम करती है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो यहाँ पर अचीव कर लेगी। तो अगर आप एग्जांपल दोगे तो इट रेफर टू अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अ पीपल टू एबिलिटी टू मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली। यानी कि लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस सेंट्रल बैंक के अंदर की जो सेंट्रल बैंक है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फंक्शन उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी, उसी को हम क्रेडिबिलिटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेंट्रल बैंक हो, ठीक है, वो सही तरीके से तभी काम कर सकती है अगर उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो। अब क्रेडिबिलिटी अच्छी कैसे होती है, जब कोई सेंट्रल बैंक अपने काम को, अपने जो गोल्स है उसको आसानी से अचीव कर रहा है, सही तरीके से अचीव कर रहा है, तब उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। जैसे कि मेनली सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ करना। अगर कोई बैंक ये काम को सही तरीके से कर पा रहा है तो लोगों की जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, यानी कि इस बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी अगर वो ये काम सही तरीके से नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी के लिए जो सेंट्रल बैंक है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसने पिछले कुछ सालों में अच्छे तरीके से काम किया होना चाहिए, इन्फ्लेशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी तभी उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा और उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंस एंड क्रेडिबिलिटी। तो अगर हमें क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, तो सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से लेके बताता हूँ। अगर हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा फंड्स यहाँ पर सेंट्रल बैंक से मांगती है। जब सेंट्रल बैंक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फंड्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, जिससे सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी खत्म खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो अगर आपको क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो इंडिपेंडेंस तो उसको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, तो अकाउंटेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है जवाबदेही। जब भी कोई हम एक्शन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। अगर हमारे एक्शन से, डिसीजन से कोई भी नुकसान हुआ तो उस नुकसान को भी हम ही यहाँ पर जो है
उठाते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई यहाँ पर एक्शन लिया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल बैंक को उठानी पड़ती है। यानी कि मान के चलो जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्री के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है, पॉलिसी बना रहा है। ठीक है, तो उस पॉलिसी के उस डिसीजन की जो जवाबदेही होगी वो सेंट्रल बैंक की होगी। अगर कोई सेंट्रल बैंक यहाँ पर एक्शन ले रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक को खुद लेनी पड़ेगी। और अगर बाई चांस इससे कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की वजह क्या थी, रीजंस क्या थे, उसके बारे में उसको पब्लिक या फिर गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो अगर आप मीनिंग देखोगे तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन, जस्टिफाई एंड आंसरेबल टू इट डिसीजन एंड एक्शन। यानी कि सेंट्रल बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अगर कोई भी एक्शन लिया है तो उसे एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना, आंसर देना पब्लिक और गवर्नमेंट को, उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक। क्लियर है आपको? ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसको प्रॉपर ऑटोनॉमी मिली जाए, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे जो है वो काम कर सके, ताकि हमारे जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर स्टेबल रह सके। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। यानी कि अगर हमें अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, यानी कि ये इंश्योर करना है कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो क्या क्या चीजें हमें करने की जरूरत है। सबसे पहले देखो क्या है, पार्लियामेंट मॉनिटरिंग। पार्लियामेंट मॉनिटरिंग के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो जो भी यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, इसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट होती है या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो पूरी तरह से निगरानी रखती है। और अगर कोई फंक्शन सही तरीके से नहीं होता है तो उससे, उसके लिए जो सेंट्रल बैंक है उससे जवाब भी मांगती है कि ये काम इस तरीके से क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, जिससे सेंट्रल बैंक कंट्रोल में रहकर काम करती है। उसके बाद क्या है, रिलीज ऑफ एमपीसी मीटिंग मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बता दूं एमपीसी मीटिंग क्या होता है। तो जनरली देखो जब सेंट्रल बैंक को यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी बनानी होती है तो वो क्या करते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं। इसके अंदर जो सेंट्रल बैंक के मेंबर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं और वो मिलकर यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो इनके बीच में ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके बीच में जो भी यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं उस मीटिंग की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाती है और इस डिटेल्ड रिपोर्ट को पब्लिक के अंदर, गवर्नमेंट के पास रिलीज किया जाता है ताकि समझा जा सके कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरीके से बनाई गई, कौन कौन सी इसमें स्ट्रेटजीज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिए हुए हैं। ठीक है, तो मिनट्स का मतलब सिंपल सा है कि हमने जो मीटिंग में चीजें हुई उसको रिटर्न में लिखकर रिलीज कर दिया। उसके बाद क्या है, पब्लिकेशन ऑफ पॉलिसी रिपोर्ट। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड रिपोर्ट भी प्रिपेयर किया थी, जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है ना, हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस क्या थी जिसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजंस लिए हैं, वो सारी चीजें जो है एक्सप्लेन की जाती है। उसके बाद क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ ओवरराइड मैकेनिज्म। और ओवरराइड मैकेनिज्म का मतलब है कि अगर कोई बॉडी सही डिसीजन नहीं लेती है तो उस डिसीजन को खारिज कर देना, खत्म कर देना। जैसे अगर मान के चलो हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो सेंट्रल बैंक के जो डिसीजंस है उनको यहाँ पर क्या कर दे, खारिज कर दे, उसको खत्म कर दे, ताकि उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो ना पड़ सके। नेक्स्ट बात करते हैं इनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को इनहांस करने के लिए और कई सारे यहाँ पर मेजर्स लिए गए, जैसे कि रिव्यू डिसीजन। अगर कोई सेंट्रल बैंक कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको रिव्यू किया जाता है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि ये डिसीजन सही है या फिर नहीं है। साथ ही साथ एक बजट बना दिया जाता है सेंट्रल बैंक का ताकि वो लिमिट में रहकर ही खर्च वगैरह करे और ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है। कई सारी सुपरवाइजरी बोर्ड्स यहाँ पर बनाए जाते हैं जो कि सेंट्रल बैंक की जो परफॉर्मेंस है उसको ओवरसी करते हैं, उसके ऊपर निगरानी रखते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट ट्रेंड इन ए सेंट्रल बैंक अकाउंटेबिलिटी। तो मॉडर्न जो सेंट्रल बैंक्स है वो ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी दोनों चाहते हैं, यानी कि उन्हें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम मिलनी चाहिए, साथ ही साथ वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें तो सेंट्रल बैंक की अकाउंटेबिलिटी के अंदर इंक्रीज ओपननेस, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ डिसीजन मेकिंग, रैशनल, ठीक है, उसके बाद BISI IMF नॉर्म्स को फॉलो करना डाटा डिसएमिनेशन करने के लिए, ये कुछ यहाँ पर मेजर्स है जिसकी वजह से जो मॉडल सेंट्रल बैंक है वो अकाउंटेबल हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इन सेंट्रल बैंक ऑपरेशन। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि सभी चीज डिस्क्लोज की जाए प्रॉपर तरीके से, कुछ भी चीज हाइड ना की जा सके। तो जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो जो सेंट्रल बैंक है जब भी वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, सब काम प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ होना चाहिए, कोई भी चीज यहाँ पर छुपी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना चाहिए। क्लियर है आपको? तो जो हमारे सेंट्रल बैंक है जब भी कोई वो काम करता है
तो उसे अपने बैंक ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेरियस स्टेक होल्डर, पब्लिक, गवर्नमेंट या फिर इन्वेस्टर, उनको प्रोवाइड करना जरूरी होता है, ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। हमें ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ती है? तो पहला जो इंपॉर्टेंट नीड है वो क्या है? मिटिगेटेड फाइनेंशियल क्राइसिस। पहले क्या होता था कि ट्रांसपेरेंसी कम होती थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन गैप्स जो है वो पड़ जाते थे, यानी कि लोगों को सही तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाती थी कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन कौन सी उनकी स्ट्रेटजीज है, जिसकी वजह से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो देखने को मिलते थे। तो ट्रांसपेरेंसी के हेल्प से हमने ये जो इन्फॉर्मेशन गैप है, जो लोगों को सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, उनको हमने रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस है उनको हमने मिटिगेट करना सीख लिया है। नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ठीक है, हर कंट्री दूसरे के साथ ट्रेड करती है, तो इसके लिए जरूरी है कि उनकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करे, साथ में मिलकर जो है वो काम कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि देखो जो बाहर कोई इन्वेस्टर बैठा है उसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, उसी के बेस पर वो डिसीजन मेकिंग करेगा कि मुझे इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है। तो हमें फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए भी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने की जरूरत है, ताकि जो इन्वेस्टर है वो चाहे जहां पर भी बैठा हो उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। नेक्स्ट क्या है? मीटिंग ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी डिमांड्स। तो अगर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी है, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो हमें ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस। तो ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस आते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, इन्फ्लेशन का कम हो जाना, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होना, इनको भी एड्रेस करने में हेल्प होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के साथ एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन पाता है, जहां पर जो इकोनॉमी है वो स्टेबल तरीके से स्मूथली जो है वो काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले देखो क्या एनहांसेस पब्लिक ट्रस्ट। जब हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं तो लोगों को, जो नॉर्मल पब्लिक है या फिर जो इन्वेस्टर है, उनको सभी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जिससे एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्योंकि देखो अगर कोई आपसे सामने कोई पर्सन बात कर रहा है और वो आपको सभी तरह की बातें जो है वो बता रहा है, कोई भी चीज छुपा नहीं, तो आपका अल्टीमेटली उसके ऊपर क्या बढ़ेगा? ट्रस्ट इंक्रीज जो है हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। जब सभी काम ट्रांसपेरेंसी के साथ होते हैं तो सेंट्रल बैंक अपने डिसीजन के लिए अकाउंटेबल होता है, कि अगर उसने कोई गलत डिसीजन लिया है तो उसकी जवाबदेही सेंट्रल बैंक की ही होगी। और ये पॉसिबल तभी हो पाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता है। क्योंकि देखो अगर चीजें छुपा ली जाए, जैसे मान के चलो कोई गलत डिसीजन सेंट्रल बैंक ने ले लिया, अगर उसको छुपा लिया जाए तो वो उससे कोई जवाब भी नहीं मांगेगा। तो इसलिए जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ट्रांसपेरेंसी मस्ट है। उसके बाद क्या है? इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। तो जो हमारे बिजनेसमैन हैं या फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे वो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाते हैं, ऐसे हवा में डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है? मेंटेन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं तो हमारी जो अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी के अंदर वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल तरीके से काम करता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। उसके बाद क्या है? आईएमएफ कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी। तो जो हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एक कोड लॉन्च किया था। कोड का मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉन्च किए थे, जो कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी ले आने में हेल्प करते हैं। यानी कि जब कोई कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फाइनेंशियल पॉलिसी बनाती है तो उन्हें इन कोड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको मानना जरूरी है। और इस कोड को हम ELRIC फ्रेमवर्क भी कहते हैं। अब जिनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में नहीं पता, तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज है उनको डेवलप करने के लिए काम करते हैं, खास करके जो पुअर कंट्रीज है उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो कंट्रीज को डेवलप करने के लिए ये यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती है, साथ के साथ टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करती है, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उनको बनाने में भी जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये जो फ्रेमवर्क था इसके अंदर 5 एरियाज पे फोकस किया गया था, यानी कि 5 चीजों से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। वो 5 एरियाज क्या है? सबसे पहला है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट मैकेनिज्म, लीगल स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंस, फाइनेंसिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म एंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये 5 एरियाज के अंदर जो है ये हमारा जो फ्रेमवर्क है उसको इशू किया गया था।
ये जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इनका यूज करके जो है इन 5 एरियाज के अंदर जो है फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये जो फ्रेमवर्क है उसने सेंट्रल बैंक के अंदर जो कंट्रोल एंड गवर्नेंस है उनको असेस करने में काफी हेल्पफुल किया है। जो वर्नरेबिलिटीज है उनको आइडेंटिफाई में करने में काफी हेल्प किया है। साथ के साथ इन वर्नरेबिलिटीज को खत्म करने के लिए रिकमेंडेशन भी जो है वो प्रोवाइड की है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और कोड होते क्या, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और कोड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज फॉलो करती हैं अपने यहाँ पर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो अगर फिस्कल पॉलिसी बनानी है तो इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करके जो है बनाया जाता है ताकि फिस्कल पॉलिसी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो बन सके। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कोड्स है इनको इंप्लीमेंट क्यों किया गया, तो इनको इंप्लीमेंट करने का मेन पर्पस यही था कि जो क्राइसिस आ रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि इन क्राइसिस का जो मेन रीजन है वो क्या है कि इन अप्रोप्रिएट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब कि जो पॉलिसीज है वो सही तरीके से नहीं बन पा रही है। जब हम इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और कोड्स को फॉलो करके माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं तो ये पॉलिसीज बहुत अच्छे तरीके से बनती है और फंक्शन भी अच्छे तरीके से कर पाती है और अच्छे तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। साथ के साथ जो वीकनेस है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कह सकते हैं कि आप इन रूल्स को फॉलो करो ताकि वो भी सही तरीके से ऑपरेट जो है वो कर सके। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े उनको रिमूव करने के लिए हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कोड का यूज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर प्रूडेंट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, साथ के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी इंप्रूव करने में हेल्प जो है वो करती है। और लास्ट में ये जो स्टैंडर्ड्स है वो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में भी हेल्पफुल जो है होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंफ्लिक्ट विद फिस्कल पॉलिसीज। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो जनरली देखो सेंट्रल बैंक बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। क्या बनाती है, फिस्कल पॉलिसी। और इसके बीच में कंफ्लिक्ट देखने को यहाँ पर मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है या फिर कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है कि उसे जो है मनी की वैल्यू को स्टोर करके रखना है। जो मनी की वैल्यू है उसे मेंटेन करके रखना है, उसे कम होने नहीं देना है। ठीक है, पर एज अ जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन है कि उसे यहाँ पर गवर्नमेंट के जो भी फिजिकल डेफिसिट होता है यानी कि जो भी यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है गवर्नमेंट को वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मनी की वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि ज्यादा लोन देने से यहाँ पर क्या होती है कि इन्फ्लेशन आता है और इन्फ्लेशन आने से मनी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो फिजिकल पॉलिसी और हमारे जो फंक्शंस हैं उसके बीच में यहाँ पर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले जो हमारी यहाँ पर सेंट्रल बैंक थी वो करेंसी इशू करती थी और गवर्नमेंट के बैंकर के तरीके से भी यहाँ पर जो है वो काम करती थी, है ना। ज्यादा सेंट्रल बैंक से लोन लेने की वजह से जो करेंसी की वैल्यू है वो यहाँ पर कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ यहाँ पर थ्योरीज की बात करते हैं जो कि यहाँ पर हमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बीच में कंफ्लिक्ट क्या है उसे समझने में हेल्प करेंगे। तो पहली जो पॉलिसी है वो क्या है, हमारी केन्स थ्योरी। पहली पॉलिसी क्या है हमारी यहाँ पर, केन्स थ्योरी। तो केन्स थ्योरी हमें बताती है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो एक अच्छे फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने में अहम रोल जो है वो प्ले करता है। यानी कि अगर किसी देश के अंदर एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम हमें बिल्ड करना है तो सेंट्रल बैंक को हमें स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है और उसे इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी जरूरी है। अगर हम इस थ्योरी के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इस थ्योरी ने जो लेजर फेयर इकोनॉमी है उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इस थ्योरी ने कहा कि जो इकोनॉमी है ना वो कभी भी सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं हो सकती, वो अपने आप को खुद रेगुलेट नहीं कर सकती। हमें एक यहाँ पर अलग से एक बॉडी बनानी चाहिए, ठीक है, अदर से अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि इकोनॉमी को कंट्रोल जो है वो किया जा सके। उसके बाद क्या है, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो जरूरी है कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाए और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक बनाए और ये जो दो पॉलिसीज है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ ही जो है वो बनाई जाए।
नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट। ठीक है, तो केज ने यहाँ पर बताया कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सेक्टर्स है इकोनॉमी के, ठीक है, वहां पर ये जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों को ही जो है प्रभावित करता है, दोनों को ही इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ठीक है, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग कम लोन लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो भी अल्टीमेटली जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल बैंक रोल की। तो सेंट्रल बैंक रोल क्या है, तो मेन जो रोल है सेंट्रल बैंक का वो यही है कि जो इंटरेस्ट रेट हो उसको समय समय पर वो अल्टर करता रहे, चेंजेस करता रहे, ताकि जो मनी क्रिएशन है, ठीक है, उसके जरिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, एक्टिविटी है, उनको जो है इन्फ्लुएंस किया जा सके। उसके बाद क्या है, मॉनेटरी फिस्कल नेक्सस। तो इन्होंने कहा कि जो केस थ्योरी है उसने कहा कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल और सेंट्रल बैंक है, उन्हें साथ में मिलकर जो है वो काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेनिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो हमारा जो मनी, इंटरेस्ट रेट और एक्टिविटी, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी अनसर्टेन है, मतलब कि वोलाटाइल है, वो चेंज होता रहता है। किसी एक फैक्टर में अगर चेंज आता है तो बाकी फैक्टर में भी अल्टीमेटली चेंज जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी हमारी देखो क्या है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो ये थ्योरी जो है वो 1970s के अंदर जो है आई गई थी, और न्यू क्लासिकल क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर रैशनल एक्सपेक्टेशन रखने वाले मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और हमें एक मार्केट क्लियरिंग अप्रोच को फॉलो करना है जिसके अंदर ज्यादा विजिबिलिटी जो है वो देखने को ना मिले। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले बात करते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि मार्केट में जो चल रहा है, ठीक है, जो मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मार्केट से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, तो ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी फ्यूचर से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन होगी वो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही जो है वो बनाएंगे, यानी कि ये इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, मार्केट क्लियरिंग अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर माना जाता है कि जो मार्केट होती है ये अपने आप ही खुद को बैलेंस कर सकती है, यानी कि अगर मार्केट में कभी भी कोई फ्लक्चुएशन आता है तो बाहरी किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, जो मार्केट सोर्सेज है यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो खुद ब खुद मार्केट को जो है इक्विलिब्रियम में लेकर आ जाएगी। तो हमें ये दो चीजों को देखकर ही जो है फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट जो ये थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि जो एंटीसिपेटेड पॉलिसी मेजर्स है उसका मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है और लोगों को लग रहा है कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, ये मेजर्स इंप्लीमेंट होंगे, उसके बारे में लोगों को पहले ही पता है, तो इसका इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग हैं वो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप की इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से अरेंज कर लेते हैं जैसी पॉलिसी में मेजर्स अपनाने हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी सिंपल कहती है जो अनएंटिसिपेटेड पॉलिसीज है सिर्फ वही बता सकते हैं, वही जो है वो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, चेंजेस ले आ सकते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा टेम्पररी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारी मार्केट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो पॉलिसी होती है वो डिस्क्रेशनरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो रूल बेस्ड मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए। रूल बेस्ड का मतलब कि प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी बनानी है और उसको इम्प्लीमेंट करनी है, ज्यादा डिस्क्रेशनरी वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल एक्सपीरियंस की। तो ग्लोबली देखा गया है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो ज्यादातर जो फंड्स हैं वो सेंट्रल बैंक से ही यहाँ पर बोरो करती है। जैसे कि अगर कॉलोनियल एक्सपेंशन करनी है, वॉर्स के लिए फंड्स चाहिए, है ना, तो उसके लिए जो फंड्स है वो ज्यादा सेंट्रल बैंक से ही गवर्नमेंट बोरो करती थी। जब शुरुआत में जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको फाइनेंस किया जाता था, यानी कि जो बैंक, जो गवर्नमेंट है वो जब सेंट्रल बैंक से लोन लेती थी तो उससे इन्फ्लेशन नहीं आता था। इसके पीछे का रीजन ये था कि पहले जो है जो हमारे आउटपुट होते थे, रिसोर्सेज होते थे, उनको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं आता था। पर जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी रिकवर हुई, उसने ग्रोथ करना स्टार्ट किया, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाने लगा, जिसकी वजह से ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर देखने को मिला। जैसे कि ऑयल के प्राइसेस जो है वो हाई हो गए, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो गई, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस काफी जो है वो हाई हो गए। तो इन सभी की वजह से हम कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, यानी कि जो इन्फ्लेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये साथ में मिलकर जो है वो राइज हुई, काफी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इन्फ्लेशन देखने को
मिला था। उसके बाद बात करते हैं कन्फ्लिक्ट विद फिस्कल पॉलिसी द केस ऑफ डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, यानी कि जब हम बात करते हैं डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज की, जो कि अभी डेवलपिंग फेज में धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं, तो उनका कैसे यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी के साथ जो है कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डोमिनेंट अप्रोच की। तो जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, जो अभी ग्रोथ स्टेज में है, वो ज्यादातर जो अपनी फाइनेंसिंग नीड्स है वो सेंट्रल बैंक से ही फुलफिल करती थी, यानी कि उनको जो भी लोन वगैरह चाहिए वो सेंट्रल बैंक से ही यहाँ पर जो है लोन वगैरह लेती हैं। क्योंकि देखो, फॉरेन फॉरेन जाकर फाइनेंस वो नहीं ले सकते। देखो, फॉरेन जो मार्केट है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये जो कंट्रीज है ना, इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ही लो है, यानी कि जो बाहर वाले देश वाले हैं, जो डेवलप कंट्रीज है, उनके नजरिए में ये कंट्रीज ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में इनको लोन जो है वो नहीं मिल पाता। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चांस नहीं है, मतलब कि फॉरेन से उसे पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो जनरली वो सेंट्रल बैंक से ही लोन लेने के लिए निर्भर रहते हैं। उसके बाद देखो, जो सेंट्रल बैंक है, अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज्यादातर जो लोन है वो इन्हीं से लेते हैं, तो इससे रिस्क क्या अराइज होता है कि एक डेट डेट ट्रैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। डेट ट्रैप का मतलब है कि कर्जे का जाल। जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है वो कर्जे में फंस के रह जाती है। कैसे फंस के रह जाती है? पहले वो सेंट्रल बैंक से एक कर्जा लेती है, उसके बाद उस कर्जा को रिपे करने के लिए फिर से नया कर्जा ले लेती है, और ऐसे कर्जा लेते ही रहती है, तो हमेशा उसके ऊपर डेट ही रहता है। उसके बाद क्या है, डेट सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। तो इस चीज को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट्स है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में काम कर रही है, उनके लिए जरूरी है कि वो जो सेंट्रल बैंक से लोन वो लेते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेज करें, मतलब कि लिमिट में लोन ले, ताकि उनके ऊपर ज्यादा डेट ट्रैप जो है वो क्रिएट ना रहे। ठीक है, और वो उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाए। ठीक है, साथ के साथ एक और अल्टरनेटिव है इन मार्केट्स के पास, इन गवर्नमेंट्स के पास, कि वो सेंट्रल बैंक से लोन लेने की बजाय जो मार्केट है, यानी कि जो पब्लिक है, उनसे यहाँ पर लोन ले। इसके लिए वो क्या करें, अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको मार्केट में इशू कर दे, जिनके अगेंस्ट उसको जो है यहाँ पर लोन मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं एड हॉक ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, तो एड हॉक ट्रेजरी बिल्स यहाँ पर क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम अगर ट्रेजरी बिल्स की बात करें, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है वो जनरल पब्लिक से जो है वो लोन ले पाती है। तो जब भी गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और फंड्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है, जनरली कुछ दिनों से लेकर एक साल तक, तब वो जो है ट्रेजरी बिल मार्केट में इशू कर देती है। हमारी जो जनरल पब्लिक है उन ट्रेजरी बिल को खरीदती है। ठीक है, जिससे जो गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से लोन मिल जाता है। और मेच्योरिटी होने पर, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स है तो एक फिक्स टाइम के लिए इशू किया जाता है, जैसे ही मेच्योरिटी आ जाती है तो गवर्नमेंट ये पैसा जो है पब्लिक को वापस कर सकती है, कर देती है। तो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक जरिया है जिससे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करती है गवर्नमेंट लोन लेकर। क्लियर है आपको? अब ये जो हमारे ट्रेजरी बिल्स है वो जनरली डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, यानी कि अगर किसी ट्रेजरी बिल का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, तो ये जनरली 8 रुपए पे इशू किए जाएंगे, 2 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब मेच्योरिटी पे पैसे वापस किए जाएंगे तो 10 रुपए किए जाएंगे, और 2 रुपए की जो है वो कमाई हो जाएगी इन्वेस्टर्स की। अब अगर हम एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स है इनको इशू किया जाता है हमारी जो टेम्परेरी, ठीक है, इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए। यानी कि अगर मान के चलो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अचानक से ही फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसके लिए वो इन सिक्योरिटीज को इशू करके जो है लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। हमारा जो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स है इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो सबसे पहले ये जो ट्रेजरी बिल थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इशू किए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। अब इसको इशू करने का पर्पस क्या था कि जो हमारे जो अंग्रेज थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, वहां से वो पैसा अपने देश वापस लेकर जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए जरूरी था कि जो भी इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा है, यानी कि जो हमारे अंग्रेज वगैरह है, जो भी अपना पैसा वापस मांग रहे हैं उनको पैसा दिया जाए। तो उसके लिए इस सिक्योरिटीज को इशू किया ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ सके, और जो अंग्रेज अपना पैसा मांग रहे हैं अंग्रेज को वो पैसा जो है वो मिल सके। तो सिंपल सा पर्पस यही था कि जो इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट हो गई है, ठीक है, अंग्रेजों को वापस पैसा वापस करने के लिए, उसको जो है फुलफिल किया जा सके। उसके बाद जो ट्रेजरी बिल्स थे उनको रिटायर कर दिया गया था, यानी कि उनको खत्म कर दिया गया था। इसकी जगह पे जो डेटेड सिक्योरिटीज है
उनको लेकर आया गया था। डेटेड सिक्योरिटी से लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो फाइनेंस मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर इन ट्रेजरी बिल्स को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था 1948 और 49 के दौरान, ताकि जो स्ट्रेडलिंग सिक्योरिटीज है जो यूको को ट्रांसफर करनी है वो यहाँ पर जो है ट्रांसफर की जा सके, उनको रिप्लेस किया जा सके। उसके बाद अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से इन ट्रेजरी बिल्स को यूज करना शुरू किया था, ताकि उसकी जो डेफिसिट है उसको फाइनेंस जो है वो किया जा सके, उनको लोन जो है वो मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड डेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और गवर्नमेंट का डेट मैनेजमेंट करना, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक के। और अक्सर इनमें जो है वो कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। कैसे कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है? तो जनरली देखो, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है वो इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा करके जो है मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो करती है। ठीक है, और डेट मैनेजर के अंदर जो डेट मैनेजमेंट फंक्शन है उसके अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो लोन प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट को। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जनरली क्या होता है कि अगर हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कर देती है तो उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को लोन मिलता है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, गवर्नमेंट को ज्यादा कॉस्ट पे लोन जो है वो मिलता है, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो इसीलिए जो आरबी जो सेंट्रल बैंक है उसकी यहाँ पर एक मजबूरी होती है कि उसे इंटरेस्ट रेट को ज्यादा इंक्रीज जो है वो नहीं करना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कम रखना है ताकि गवर्नमेंट को सस्ते दामों पे जो है लोन मिल जाए। पर इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से क्या होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये कंफ्लिक्ट काफी देखने को मिलता है। तो इस चीज को देखते हुए जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने के बजाय अदर मेजर्स जो है वो लेता है। जैसे कि उन्होंने जो आप देखोगे 1960 के अंदर जो हमारी आरबी थी, उन्होंने क्या किया था, जो सीआरआर था उसको इंक्रीज कर दिया था गया था, ताकि बैंकों के पास जो फंड्स है लोन देने के लिए वो कम रह जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट को कोई इंपैक्ट भी ना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट रेट पे लोन जो है वो मिल रहा है। हालांकि 1966 के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पर जो बैंक रेट है उसको 4% से इंक्रीज करके 6% कर दिया गया था, ताकि जो हमारा मनी सप्लाई है उसको डिक्रीज जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर बात करें सेपरेशन ऑफ डेट मैनेजमेंट फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट, तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए जरूरी है कि जो रिजर्व बैंक जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसको ना डेट मैनेजमेंट से सेपरेट कर दिया जाए। यानी कि डेट मैनेजमेंट का काम जो है वो सेंट्रल बैंक से ले लिया जाए, ताकि जो सेंट्रल बैंक है वो इंडिपेंडेंट होकर जो है वो काम कर सके। इसके लिए सजेशन दिया गया था कि डेट मैनेजमेंट के लिए हमें एक सेपरेट एंटिटी बनानी है जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई के साथ यानी कि सेंट्रल बैंक के साथ में मिलकर जो है गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करे। ठीक है, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व ना हो, ताकि सेंट्रल बैंक के जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी फुलफिल जो है वो किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ एक यहाँ पर थ्योरी भी दी गई थी कि जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो ज्यादातर जो अपनी बोरोइंग नीड्स है वो पब्लिक से पूरा करे। यानी कि अगर उसे लोन चाहिए तो मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू कर दे और वहां से जो है वो लोन रेज कर ले, ताकि सेंट्रल बैंक के ऊपर ज्यादा बर्डन जो है वो ना पड़े। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर हम एज अ बोरोवर बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट की क्या नेसेसिटी है कि उसे लोन मिल जाए और लोन सस्ते दामों में मिल जाए, यानी कि लोन की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर जो है वो कम हो जाए। इसके लिए सेंट्रल बैंक को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरीके से सोचना है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोन मिले और उसकी जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर जो है कम हो जाए। तो कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं, ताकि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कम करने का वो हमारे यहाँ पर जो है पूरा हो सके। वो डिसीजन क्या है? पहले बात करते हैं इशू से, कि हमारा जो सिक्योरिटीज को इशू किया जाएगा मार्केट में उसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो जनरली देखो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट हो उतने साइज के ही वो यहाँ पर सिक्योरिटीज को इशू करे। यानी कि अगर गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ की जरूरत है तो 1,000 करोड़ रुपए की ही वो सिक्योरिटीज यहाँ पर इशू करे, उससे ज्यादा की ना करे, ताकि उनको उनके ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो ना पड़े। साथ ही साथ सिक्योरिटीज को उस टाइम इशू किया जाना चाहिए जहां पे जो इंटरेस्ट रेट हो वो यहाँ पर काफी कम हो, ताकि सस्ते दामों पे जो है वो लोन मिल जाए।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इशू कंपोजिशन की, यानी कि जो सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी उसका कंपोजिशन कैसे रहेगा। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उसे क्या करना है, एक मिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट को चूज करना है जिसके अंदर वो बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, बिल्स भी इशू कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं। जो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो उसको यहाँ पर इशू कर देगा। साथ ही साथ मेच्योरिटी फाइल्स उसको यहाँ पर फाइल्स यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो जो बिल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए भी इशू किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे जो है इशू किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि उसे शॉर्ट इमीडिएट फंड्स की नीड्स को पूरा करना है या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत है। अगर इमीडिएट फंड्स की जरूरत है तो उसे शॉर्ट टर्म बिल्स इशू करने चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए तो उसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करनी चाहिए। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कंसीडर करना है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा पे करे। जनरली जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है वेरिएबल इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रहता है वो कि जो कि एंटायर टाइम जो है वो फिक्स ही रहता है, यानी कि अगर मान के चलो आपने होम लोन लिया है 10% के इंटरेस्ट पे 10 सालों के लिए, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है अगर फिक्स है, ये पूरे 10 साल के अंदर जो है वो फिक्स ही रहेगा। मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है उसका इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है नहीं पड़ेगा। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है तो इसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो इसका भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। तो कंसीडर करना है जो हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट इसको कंसीडर करना है कि उसे जो बॉन्ड्स है या फिर बिल्स है वो किस रेट पर जो है यहाँ पर इशू करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी डिनोमिनेशन। ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट को लोन चाहिए, फंड चाहिए और वो सिक्योरिटीज को इशू करके फंड रेज करना चाहती है तो उसके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है कि वो यहाँ पर सिक्योरिटीज को डोमेस्टिकली इशू कर दे, यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है, या फिर वो इंटरनेशनली सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। दोनों ही ऑप्शन है, कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, कुछ यहाँ पर नुकसान है, दोनों को कंसीडर करना जरूरी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम डोमेस्टिकली यहाँ पर सिक्योरिटीज को इशू करते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो आ जाता है, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है देखने को मिलती है। इसका फायदा क्या होता है कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से बच जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उसका हमारे ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। तो फायदा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बच जाते हैं, और नुकसान क्या है कि डोमेस्टिक लेवल पर इन्फ्लेशन आ जाता है। उसके बाद अगर हम फॉरेन करेंसी में सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इशू करते हैं, तो उसका सबसे पहले जो फायदा है वो क्या है कि हमें लोअर इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन मिल जाता है। पर नुकसान क्या है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है वो अराइज हो जाता है, यानी कि अगर मान लो किसी भी टाइम करेंसी की वैल्यू में चेंज आया तो उसका हमारे ऊपर नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है उसको राइट मिक्स चूज करना है, यानी कि कुछ डोमेस्टिकली इशू करने हैं, कुछ इंटरनेशनली इशू करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग ऑफ इशू, यानी कि हमारी जो टाइमिंग रहेगी वो यहाँ पर कितनी रहेगी। ठीक है, तो टाइमिंग का मतलब सिंपल सा यही है कि आप उस समय सिक्योरिटीज को इशू करो जब फेवरेबल मार्केट कंडीशन है, यानी कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पर ज्यादा से ज्यादा जो है लोन जो है वो यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो अगर हमें बोर्विंग कॉस्ट को कम करनी है तो हमें फेवरेबल मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसको कंसिडर करके ही जो है सिक्योरिटीज को इशू करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेच्योरिटी पैटर्न की। ठीक है, मेच्योरिटी पैटर्न के अंदर कि हम कितने ड्यूरेशन के लिए लोन जो है वो दे रहे हैं, सॉरी कितने ड्यूरेशन के लिए लोन जो है वो ले रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करके लोन लेती है, ठीक है, तो दो तरह की सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब देखो दोनों के ही कुछ बेनिफिट है कुछ नुकसान है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये ना हमें थोड़े कम कॉस्ट पे मिल जाता है, कम कॉस्ट का मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। ठीक है, पर नुकसान क्या है कि आपको बार बार जो है वो शॉर्ट टर्म लोन जो है लेना पड़ता है, और जब आप बार बार शॉर्ट टर्म लोन लेते हो तो आपको अल्टीमेटली लास्ट में जाकर ये महंगा ही पड़ता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म का पहला जो नुकसान है वो ये है कि आपको जो है यहाँ पर महंगा कॉस्ट जो है वो थोड़ी इंक्रीज होती है। पर फायदा क्या है कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोन मिल जाता है, तो आपको बार बार लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिससे जो ओवरऑल कॉस्ट आती है वो यहाँ पर कम ही आती है। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूरी है कि आपको दोनों का बैलेंस बनाकर चलना है, यानी कि आपको कुछ लॉन्ग टर्म इशू कर देनी है, कुछ शॉर्ट टर्म इशू कर देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कूपन पेमेंट्स की। कूपन पेमेंट्स के अंदर पहले मतलब समझ कूपन पेमेंट्स क्या होता है। तो जनरली देखो जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं या फिर जो ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट पे करते हैं इन्वेस्टर्स को, उसी को हम क्या कहते हैं, कूपन पेमेंट। जैसे एग्जांपल दूं यहाँ पर, मान के चलो एक बॉन्ड है गवर्नमेंट ने इशू किया है,
इसके ऊपर हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 10% क्या है, कूपन है। अब कूपन दो तरीके के हैं, फिक्स्ड कूपन और फ्लोटिंग कूपन। दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फिक्स कूपन से क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो कॉस्ट होती है वो फिक्स रहती है, ठीक है, वो आगे जाकर यहाँ पर इंक्रीज वगैरह नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो फ्लोटिंग कूपन है ये मार्केट के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, वोलेटाइल होती है, अनप्रडिक्टेबल होती है, जिससे आपकी कॉस्ट ज्यादा भी हो सकती है और आपकी कॉस्ट जो है वो समय के साथ जो है वो कम भी हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए ना कि एक अच्छा बैलेंस चूज करे, जिसके अंदर वो जो है फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट दोनों ही इंटरेस्ट रेट के जो है वो बॉन्ड ट्रेजरी बिल इशू करे, जिससे उसे ज्यादा नुकसान जो है वो ना हो, उसकी जो बॉर्विंग कॉस्ट है वो कम से कम हो सके। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड विद द कंटेम्पररी इश्यूज इन सेंट्रल बैंकिंग। तो हमने कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस किए, जैसे कि हमने इंडिपेंडेंस की बात की कि जो सेंट्रल बैंकिंग है उसे इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है। पहले ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, पर समय के साथ देखा गया कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल जरूरी है, और उसके बाद में फिर से देखा गया कि इनको थोड़ा और इंडिपेंडेंट जो है वो कर दिया जाए। सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी जरूरी है, ऑटोनॉमी उसको प्रोवाइड करनी जरूरी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी मेंटेन करके रखनी जरूरी है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए, और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको क्लियर है, ताकि मुझे भी यहाँ पर पता लग सके कि आपको क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।